इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए पलटवार के बाद अब इस संघर्ष के परिदृश्य में क्या बदलाव आ सकता है? इजराइल और मिडिल ईस्ट, जिसमें मुख्य रूप से इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह यानी लेबनान, हौतीज़ यानी सीरिया और ईरान शामिल हैं। आप सबने देखा है कि पिछले 26-27 तारीख को इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल से आक्रमण किया और ये हमला काफ़ी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे पहले ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर मिसाइल्स, तकरीबन 200 के आसपास मिसाइल्स दागी थीं और काफ़ी दिनों से लग रहा था कि कब इसका बदला इजराइल लेगा, जो फाइनली इजराइल ने लिया। और हमने पहले कहा था कि इजराइल बदला लेगा तो सोच समझ के लेगा, जल्दीबाजी में नहीं करेगा, और उसने किया भी ऐसे ही मिसाइल से। और तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट उसके हवा में थे। 100 सॉर्टेज करने के बाद उसने जो है बदला लिया। लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं तो ईरान भी डर रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है इजराइल उसके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, न्यूक्लियर स्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको टारगेट करे, और ऐसा करने से बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। ईरान हर तरफ से मदद ले रहा था और बैक चैनल से अमेरिका से भी को ये मैसेज दे रहा था कि उसके ऑयल रिफाइनरीज और जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस पर जो है परमाणु ठिकाने जितने भी हैं उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है जो परमाणु समझौता है उस पर काम कर रहा है। और यही चीज़ अमेरिका ने भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल को अपना बदला लेना था, और इजराइल जैसे हमेशा करता रहा है, पिन पॉइंट टारगेटिंग करके उसने बदला लिया। और आप देखिए किस तरह के टारगेट्स उन्होंने सेलेक्ट किए। सबसे पहला उन्होंने परचीन, एक जगह है जो कि तेहरान से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो है वहाँ पर उन्होंने एक रॉकेट्स की असेंबली वहाँ होती है, रॉकेट्स वहाँ बनते हैं, और उन्होंने उसको टारगेट किया। फिर इन्होंने टेलेगान 2 करके एक जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर माना जाता है कि है ईरान का, यहाँ पर सारे रिसर्च इनके होते थे। और कहा यह जा रहा था कि ईरान इस हालात में पहुँच गया है रिसर्च के मामले में, यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले में, कि 3 से 4 हफ्ते में वो बॉम्ब बना लेता। तो इजराइल ने उसको टारगेट किया, और ये बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है इनका, और ये तकरीबन जो है 300 किलोमीटर दूर है तेहरान से। उसके बाद उसने खोजर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी बनाने की इस्टेब्लिशमेंट्स सबसे ज़्यादा हैं ईरान की, उन्होंने वहाँ टारगेट किया। कहा ते भी जा रहा था कि खोजर में पहले 2020 में एक ब्लास्ट हुआ था जो पता ही नहीं लगा किसने किया, और इशारा तो इजराइल की तरफ ही था, लेकिन इस बार वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर शरोद एक जगह है, अगेन ये 350 किलोमीटर तकरीबन दूर है तेहरान से, बहुत बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है ईरान का, और वहाँ पर लॉन्ग रेंज जो लंबी दूरी की मिसाइल हैं उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। वहाँ पर एक स्पेस सेंटर भी है ईरान का, जहाँ से ईरान ने पहले एक मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, और वहाँ पर इन्होंने टारगेट किया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वहाँ पर भी। उसके बाद इन्होंने इनके एयर डिफेंस जो रडार्स थे उनको टारगेट किया, और एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस रडार इनका शाह नखजीर माउंटेन्स में, पहाड़ियाँ हैं शाह नखजीर की, वहाँ पर था, जहाँ पर उन्होंने टारगेट किया।
और काफ़ी मात्रा में और भी जगह पर भी जो एयर डिफेंस थे ईरान के, उसको टारगेट किया इजराइल ने, उनको उन्होंने नष्ट किया है। तो इस तरह देखें अगर आप, तो जो मेन मिलिट्री टारगेट्स है इजराइल ने यही कहा कि जो मिलिट्री टारगेट्स है उसको ही उन्होंने जो है टारगेट किया है। और एक और है करज एक जगह है जहाँ पर कि सेंट्रीफ्यूज मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर वहाँ है, वहाँ भी टारगेट किया है। इसके साथ ही अबादान में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है ईरान की, जहाँ तकरीबन 50,000 बैरल पर डे ऑयल निकलता है, वहाँ उन्होंने डैमेज तो नहीं किया लेकिन वहाँ पहुँच जरूर गए। थोड़ा बहुत ही नुकसान हुआ लेकिन पूरी तरह टारगेट तो नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इजराइल ने दिखाया कि आगे अगर कुछ हुआ तो हम जो है ये भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरफ से देखा जाए तो इजराइल ने काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से, नपे तुले तरीके से उन्होंने टारगेट किया, लेकिन नुकसान काफ़ी पहुंचाया। मिलिट्री टारगेट्स, उन्होंने कोई न्यूक्लियर पावर सेंटर को, जहां से पावर सेंटर है वहां पर नहीं कुछ किया। ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं किया, और लग रहा था कि अगर टारगेट होते ऑयल रिफाइनरीज तो जो तेल के दाम बहुत बढ़ जाते दुनिया में और बहुत नुकसान होता। और आप देखिए इसके बाद जब नहीं हुआ है तो तेल के दाम 5 से 8% कम हो गए वर्ल्ड मार्केट में। तो इजराइल ने इसीलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हमेशा सोच समझ के और नपे तुले तरीके से प्रिसीजन टारगेटिंग करते हैं, और वही उन्होंने किया। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ। पहले दिन तो ईरान ने कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे दिन उनके जो IRG इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी, और तभी हुआ कि नुकसान काफ़ी हुआ है। इवन ईरान के जो सर्वोच्च लीडर हैं उनके खमनेई, उन्होंने भी मीटिंग की, लेकिन नपे तुले शब्दों में ही सभी ने बातचीत की। तो इस हिसाब से ईरान को नुकसान तो काफ़ी हुआ है। ईरान के जनता में काफ़ी कड़वाहट है, उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा, क्योंकि जब ईरान ने मिसाइल दागी थी इजराइल के ऊपर तो वहाँ पर काफ़ी जश्न मना था ईरान में। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा डर का माहौल हो गया है वहाँ पर। यहाँ तक कि बाकी जो देश हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोला। कुछ देशों ने जरूर कहा कि यह नहीं होना चाहिए था। अब यह है कि ईरान को दोबारा पलटवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने ही शुरू किया था, ये सबका कहना है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ही बोला है, उन्होंने कहा है कि इजराइल हैड द राइट टू रिस्पॉन्ड, मतलब इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक था जो उन्होंने किया, लेकिन इसके आगे अब बात नहीं बढ़नी चाहिए, यही समाप्त होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए इसमें मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में एक्चुअली जो इन्वॉल्व तो यही हैं सिर्फ, क्योंकि जो इजराइल और ईरान, हमास चाहे कहिए आप, हिजबुल्लाह कहिए जो लेबनान में, हौती जो सीरिया में हैं, वो सारे तो ईरान से ही समर्थन पाते हैं, सब कुछ पाते हैं। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में हैं, ईरान ने जो बना रखा है इजराइल के विरुद्ध, और वो हमेशा से उनकी ट्रेनिंग, उनका हथियार से लेकर हर एक चीज़ ईरान ही देता रहा है। लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी का जो हालात हैं वहाँ पर देखिए, हमास की पूरी लीडरशिप को इजराइल ने मार गिराया है। गाज़ा में 44,000 लोग मारे गए हैं, जो कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट, वो कह रही है। अभी भी 70
से 75% गाजा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, वो गिर चुकी हैं, जमींदरोज हो चुकी हैं। उनके अंदर से अभी भी नहीं पता कि कितने लोग हैं। और अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि वहां पर 1.5 लाख से ऊपर की लोग मारे गए हैं। अभी ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कहना है कि जो 2 लाख के आसपास लोग घायल हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख की हालत ऐसी है। काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं गाजा, और वही इजराइल कर रहा है अभी। हमास के 20,000 से ज़्यादा लड़ाके मारे गए हैं। उनका तकरीबन 2/3 जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो टनल में था, चाहे हॉस्पिटल्स के नीचे, स्कूल्स के नीचे, जहां भी बना रखा था उन्होंने, उसको इजराइल ने तबाह कर दिया है। और उनके लीडर्स अब रह ही नहीं गए हैं। इनके जो दूसरे नीचे के लीडर्स थे, उनको भी इजराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर हम हिजबुल्लाह को देखें, जो समर्थन कर रहा था हमास का, और वो भी बीच में कूद पड़ा इजराइल के खिलाफ, एक फ्रंट उसने खोल दिया था। हिजबुल्लाह एक सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो एक तरह से अपनी आर्मी बना रखा है उसने, प्रॉपर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कमांडर्स हैं उसके, प्रॉपर ट्रेनिंग है उनके पास, काफ़ी हजारों की संख्या में बैलिस्टिक उनकी मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, और ड्रोन से तो काफ़ी हमला वो करते रहे हैं। वहाँ भी इजराइल ने उनके टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया है। और अभी उन्होंने अपना एक नया नेता लीडर बनाया है, नईम कासिम को, जिसको इजराइल के रक्षा मंत्री गलांत ने कहा है कि ये भी कुछ दिनों के लिए है, मतलब इसको भी वो ख़त्म करेंगे। हिजबुल्लाह की काफ़ी लड़ाके मारे गए हैं, काफ़ी साजो सामान, उनका हथियार, गोला बारूद बहुत नष्ट हुआ है। और उन्हीं की वजह से इजराइल ने नॉर्थ इजराइल अपना खाली कराया। 60,000 लोग करीब इजराइल के वहाँ से खाली किए उन्होंने। और अब इजराइल पिछले 15 दिन से उसने ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया था। अभी तक तो एयर और मिसाइल से हमला चल रहा था, रॉकेट से और आर्टिलरी से, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया इजराइल के लेबनान के अंदर। काफ़ी जगह उन्होंने उनसे खाली कर दी है, बेरूत तक अटैक किया है, और काफ़ी इनके हेडक्वार्टर्स और मिसाइल साइट्स और बाकियों को उन्होंने मार गिराया है, नष्ट किया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस की जो वहाँ फोर्स है, यूनोफिल, यूनाइटेड नेशंस फोर्स इन लेबनान, उसको भी इजराइल ने कहा है कि यहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उसकी आड़ में हिजबुल्लाह जो है अपने हेडक्वार्टर्स बना रहा है और वहाँ अपने स्टोर्स बना रहा है। तो वहाँ भी उसने, इजराइल ने काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह का कमर तोड़ा है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी भी फायर कर रहा है, ड्रोन्स और रॉकेट से हमला कर रहा है। जहाँ तक हौतीस की बात है, उनके ऊपर भी काफ़ी हमले हुए हैं, और अब वो उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले थे। रह गया ईरान। ईरान के ऊपर दोनों, इजराइल भी कहता रहा, ईरान खुद कहता रहा कि हम डायरेक्टली सीधी लड़ाई में नहीं आना चाहते। लेकिन ईरान चाहता क्या था? ईरान शुरू से ही इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, वजूद के खिलाफ है कि इजराइल तो कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए उसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, जिनको सपोर्ट कर रहा था। और जब उनके राष्ट्रपति मारे गए, इस्माइल हानिये जो हमास का लीडर था, वो उनके यहाँ जब गया था, मारा गया, तब उन्होंने कहा कि बदला लेंगे। उन्होंने मिसाइल्स उन्होंने दागे थे इजराइल के ऊपर। लेकिन अब हालत ये है कि ईरान के ऊपर भी हमलों के बाद उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान किसी समय पर अरब वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता था, मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बनना चाहता था,
और इसके लिए वो काफ़ी दबाव डाल रहा था। रूस से भी मदद ली, चीन से भी उसने मदद ली, लेकिन अभी उसको डर है कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ हैं, 12 से ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। मेडिटेरेनियन में अमेरिका ने 2-2 फ्लीट अपनी भेज रखी हैं, और काफ़ी नुकसान अभी हुआ है ईरान को। उसके खुद के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर खामनेई, वो जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनको एक सेफ जगह में रह रहे हैं वो। तो अभी जो है ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले उनके प्रेसिडेंट भी टारगेट हुए, जैसे भी हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे भी हुआ, वो खुद कह रहे थे, इजराइल की तरफ वो लोग उंगली उठा रहे थे। उनके मिलिट्री लीडर्स मारे गए, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरा नीचे है। तो अभी जो है ईरान क्या कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि ईरान को खुद मिडिल ईस्ट में उतना समर्थन नहीं मिल रहा है, और मिडिल ईस्ट में सबसे जो देश हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इनमें से कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं कर रहा है ईरान को, और कोई नहीं चाहता कि ईरान इतना ऊपर आगे आए। इस वजह से ईरान एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक अकेला ही है। उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी है, इकॉनमी उसकी वैसे ही बहुत नीचे है इस समय, सैंक्शंस लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो इकॉनमी आगे बढ़ नहीं रही है। और अगर उसके ऑयल इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर पावर जो हैं वो उन पर अगर कुछ वो नष्ट होते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी इसमें। और कहा तो ये जा रहा है कि खमनेई की बेइज्जती हो रही है कि इतने बार उनके ऊपर ये अटैक आ गए और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सीधे हमले हो रहे हैं, बाहर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि खमनेई जो है खुद ही अपनी जगह, सर्वोच्च नेता की या सुप्रीम लीडर की जो जगह है उसको वो छोड़ना चाहते हैं। जो राष्ट्रपति अभी बने हैं, कहा जाता है कि वो जो है बीच वाले हैं, बहुत तीव्र नहीं सोचते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और जहाँ तक हमने कहा हिजबुल्लाह, इनके जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, हिजबुल्लाह, हौतीज और हमास, उनकी हालत हमने देख ली कि वो अभी उस हालत में नहीं आ सकते जैसे पहले थे। उनको अब दशकों लग जाएंगे, कई साल, कई बरस लग जाएंगे खड़ा होने में। तो ईरान के पास अभी इतना नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाए। और इस बीच में इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आगे है तो इजराइल ही आगे बढ़ रहा है। गाजा में अपनी वाली कर रहा है, लेबनान में जो चाहता है वो कर रहा है, हमास में अपने जो एम लेके चले थे नेतन्याहू वो कर रहे हैं, और ईरान को भी दूर रखे हुए हैं स्टैंड ऑफ अटैक करके, मतलब मिसाइल्स और रॉकेट्स और अपने एयर की वजह से। तो अब जो है, और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि गाजा में भी उन्होंने एरिया साफ करना शुरू कर दिया है। कुछ ही एरिया में वो फ़लस्तीन को रखना चाहते हैं कि वो आगे नहीं आए कि फिर से वही अक्टूबर वाली, पिछले साल अक्टूबर वाली सिचुएशन वहाँ पर आए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि स्टारवेशन, वहाँ लोगों को जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन है, मानवीय त्रासदी बहुत ज़्यादा हो गई है। और कहा यह जा रहा है, यूनाइटेड नेशन से लेकर कई देश कह रहे हैं कि इजराइल ने भूखमरी को, मतलब स्टारवेशन को एक हथियार बना लिया है, कि लोग मर रहे हैं भूख से वहाँ पर, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, एड वहाँ पहुँच नहीं रही है। अब जहाँ तक इन्होंने यही नहीं, इजराइल ने या नेतन्याहू ने जो रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजीज़ को मदद करने वाली संस्था थी UNRWA,
उसको उन्होंने पूरा बैन कर दिया। उनका कहना है कि इसमें हमास वाले आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ देखिए बातचीत शांति की भी चल रही है। मोसाद और CIA चीफ अभी कतर में हैं, जहाँ पर शांति प्रक्रिया की भी बातचीत चल रही है। तो जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल शांति की भी बात कर रहा है, लेकिन अपना जो एम है मिलिट्री एम, उसको मिलिट्री एम को भी लेके चल रहा है। अभी इजिप्ट ने ऑफर किया है कि 2 दिन की शांति हो और हॉस्टेजेस रिलीज किए जाएं एक दूसरे के, लेकिन बात अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। एंटोनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, वो भी गए थे, उन्होंने भी काफ़ी बातचीत की है इस मामले में, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और अब मैक्सिमम वहाँ टोटल 6 दिन रह गए। सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या होता है उस इलेक्शन में, कौन जीतता है और किसकी पॉलिसी आगे चलती है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के ऑप्शंस क्या हैं, ईरान क्या कर सकता है मिडिल ईस्ट में। जैसे मैंने कहा कि ईरान के पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत सपोर्ट नहीं है, ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत नैरो ऑप्शंस उसके पास हैं, क्योंकि अभी उसको क्लियर हो गया है कि इजराइल और अमेरिका अगर मिल जाएंगे, मिल करके उसके ऊपर अटैक करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने ऑलरेडी दागे थे, 200 से 300 कहा जा रहा है इजराइल के ऊपर जब उसने अटैक किया था, लेकिन उससे कोई खास इजराइल का नुकसान नहीं हुआ। तो मिसाइल्स लगभग उसकी बेकार ही गई हैं। ड्रोन्स भी दागे थे, लेकिन दोनों का बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान इजराइल को नहीं हुआ जैसा इन्होंने सोचा था कि उसके इजराइल के मिलिट्री इम्पैक्ट हो या इजराइल के जो बाकी हैं इस्टेब्लिशमेंट्स उनके ऊपर कुछ नुकसान हो। उल्टे जो इजराइल ने किया है उससे इनको नुकसान जरूर हुआ है। और अब ईरान को ज़्यादा रिसोर्सेज, मतलब चाहे आप पैसे कहिए चाहे हथियार कहिए, हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी अगर दोबारा खड़ा करना चाहेगा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह, हमास, हौती, किसी को भी। न्यूक्लियर ऑप्शन है, लेकिन न्यूक्लियर ऑप्शन बहुत महंगा और मुश्किल पड़ेगा ईरान को, उसका ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नुकसान भी होगा और सैकड़ों साल पीछे भी चला जाएगा। तो कर क्या सकता है ईरान? ईरान या तो इजराइल, रूस और चीन की सहायता ले, मदद ले, लेकिन क्या वो डायरेक्ट मदद करेंगे ईरान की इस समय? रूस जब खुद ही उलझा हुआ है नाटो से और अमेरिका से, और वहाँ भी शांति प्रस्ताव की बातचीत चल रही है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के देशों से मदद मांगे, इस्लामिक वर्ल्ड से मदद मांगे, लेकिन आज की जो हालात हैं उसमें किसी भी मुस्लिम देश के पास, कुछ 1-2 छोड़ दें, टर्की या सऊदी या यूएई, किसी के पास इतनी मिलिट्री या आर्थिक स्थिति नहीं है कि सब मदद दे दें ईरान को, और देना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि ईरान से पहले से इनकी बनती नहीं थी और उनसे उनको कुछ मिलेगा नहीं। जो भी सपोर्ट करेगा ईरान को अभी, वो जो है इजराइल, अमेरिका और बाकियों का दुश्मन बन जाएगा और उनकी अपनी जो है प्रोग्रेस फिर आगे नहीं हो पाएगी। इजराइल, जैसे मैंने कहा, उसका वो आगे है इस मामले में अभी की जो हालात मिडिल ईस्ट की हैं। और फिर किसी भी देश में अगर कोई देश ईरान के साथ गया तो इजराइल अगर उस पर हमला करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान उस देश का भी होगा। हाँ, ईरान जो इसके प्रॉक्सीज हैं, जो बाकी छोटे मोटे गुड्स हैं, उनको जो है लेकर के बाकी जगह पर हमला कर सकता है, जैसे कि इनके अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ईरान के एम्बेसीज हैं, बाकी जगह हैं। उसने एज इट इज़ अभी जो पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि इजराइल ने खुद ही पकड़ा था एक स्पाई जासूसों का गिरोह
जो कि ईरान की मदद कर रहा था, ईरान समर्थित था, तो ऐसी कार्रवाई वो कर सकता है। लेकिन कोई मेजर चीज़ें वो करना अभी मुश्किल लग रहा है। टारगेटेड किलिंग्स कर सकता है लीडर्स की, जिहादीज के थ्रू वो कर सकता है। लेकिन ईरान को ये भी ज़रूरी है कि इस्लामिक वर्ल्ड को और अपने देश के लोगों को ये दिखाए कि ईरान कमज़ोर नहीं है। तो इसके लिए वो इनमें से कोई ऑप्शन चुन के कार्रवाई तो ज़रूर करेगा, और अपनी जो कहते हैं टू सेव फेस, अपने जो इज्जत को बचाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई तो ज़रूर करेगा। लेकिन ये जरूर है, जो मेरा विचार है कि ऑल आउट कन्फ्रंटेशन, मतलब पूरी लड़ाई तो इजराइल के साथ तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका ही नुकसान उसको पता है कि क्या है। लेकिन वो भी अभी मेरे हिसाब ख्याल से ये वेट करेगा कि अमेरिका के इलेक्शंस में कौन आता है, ट्रंप या उनकी अपोनेंट कमला हैरिस, और उनकी पॉलिसी देख करके ही ईरान भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि ईरान चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ कार्रवाई जरूर करेगा अपनी साख बचाने के लिए, लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अभी हालात हैं ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होगा, और मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी इसमें बहुत आगे नहीं आएंगे। हाँ, एक कोएलिशन अलग से ज़रूर बन सकता है वहाँ पर कुछ देशों का सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसके हिसाब से इजराइल ही ऊपर है, और चूँकि अमेरिका सपोर्ट दे रहा है तो वही ऊपर है। इस समय अभी कोई ऐसी हालत नहीं है कि ईरान डायरेक्टली कुछ कर पाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।